हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके आज लास्ट टॉपिक यानी कि इस पार्ट का आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहीं से पूरे केमिस्ट्री की शुरुआत प्रारंभ होती है। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और तो शुरू करने से पहले, वीडियो देखना शुरू करने से पहले सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में दर्ज करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो बच्चों, वीडियो एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट विथ लॉजिक आपको समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो बच्चों देखिए, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ कमियों के कारण फेल हो गई तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मंथन किया, जैसे कि निल्स बोर, वैज्ञानिक मोशले। इन्होंने बैठ करके यानी कि इन्होंने अपने अपने मॉडल के अनुसार एक संरचना तय किया, एक संरचना, एक ढांचा बनाया। उस ढांचे को हम किसके नाम से जानते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें विशेष योगदान जो है वैज्ञानिक किसका है? मोशले का है। किसका है? मोशले का है। तो इसे हम मोशले के आधुनिक आवर्त सारणी के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, मुख्य बात क्या थी कि इसके पहले जितने भी वैज्ञानिक आए, जितने भी वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, उन्होंने आधार किसको माना? परमाणु भार को। किसको माना? परमाणु भार को। इसीलिए शायद सभी आवर्त सारणियां, मतलब सभी सारणी जितनी भी बनी, सभी जितने भी वर्गीकरण बने, वे सारे के सारे क्या हो गए? असफल हो गए। लेकिन जब देखिए क्या है कि तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है वह कैसे देखे जाते हैं? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों पे क्या किया जाता है? एक्स किरणें प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्स किरणें प्रवाहित की जाती है और इन्हीं एक्स किरणों की सहायता से ही हम तत्वों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। तो एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका अंडर रूट समानुपाती होता है किसके? परमाणु संख्या के। किसके होता है? परमाणु संख्या के, यानी कि किसके होता है? परमाणु संख्या की। तो इन जब तत्वों पर इन्होंने काफी रिसर्च वैज्ञानिकों ने किया तो इनको ये लगा कि अब हमें किस पर काम करना चाहिए? परमाणु संख्या पर काम करना चाहिए। किस पर काम करना चाहिए? परमाणु संख्या पर। अब तक इसके पहले जितने भी वर्गीकरण में जो भी काम हुए, किस पर हुए? परमाणु भार पे कार्य हुए। तो जब तत्वों के बारे में किससे पता चलता है? एक्स किरणों के प्रवाह कराने से, एक्स किरणों का उस पर प्रकीर्णन कराने से। तो एक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी के ही द्वारा क्या निकलता है? अब उसका परमाणु संख्या निकलती है। तो अब जो वैज्ञानिक थे यानी कि मोशले ने जो आवर्त नियम बनाया वह किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव का वहां आवर्त नियम क्या था? मेंडलीव के आवर्त नियम में यह लिखा था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान परमाणु भार के रूप में, अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाएगा तो उनके जो गुणधर्म है वह क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों को अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक निश्चित भार के बाद, एक निश्चित परमाणु भार के बाद तत्व ऐसा आता है जिनके गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक मोशले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम तैयार किया या दीर्घाकार आवर्त सारणी तैयार किया, उसमें परमाणु भार न होकर के इसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें क्या था कि इसके गुणधर्म जो है, तत्वों के गुणधर्म जो है किसके उसमें होते हैं? आवर्ती फलन परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं।
यही है आपके आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से बनी और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही है आपका आधुनिक आवर्त नियम। तो सबसे पहले मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूं, फिर से आपको समझाऊंगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक दीर्घ आवर्त सारणी एक आवर्त नियम पर आधारित है, जिस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही था आपके आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम। अब इस आवर्त सारणी में देखिए, इतना तक तो बातें समझ में आ गई कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया, परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया। अब इस आवर्त सारणी की संरचना कैसी थी, आइए इस आवर्त सारणी को बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ संरचना इस प्रकार से थी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से थी। तो देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से थी। अंतिम में दो कॉलम इसमें और थे, नीचे की ओर दो कॉलम इसमें और थे, इस प्रकार से, इस तरह से। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना थी। अब देखिए इस आवर्त सारणी में देखिए कुल इस प्रकार से 1 2 यहां पे टोटल देखिए 1 2 10 कॉलम ऐसे थे, यानी कि 1 2 10 कॉलम यहाँ है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 6 कॉलम इसके यहाँ है, यानी कि 13 14 15 16 और 17 और 1 18। हम जानते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन ऊर्ध्वाधर कॉलमों को ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इस सारणी में जो वर्गों की संख्या है वह कितनी है, 18। टोटल कितने वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? फर्स्ट बात, आधुनिक आवर्त सारणी की पहला बात कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितनी थी, केवल 8 थी। अब देखिए इसमें अगर समूह इस क्षैतिज पंक्तियों की बात की जाए तो क्षैतिज कुल 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने क्षैतिज कॉलम कितने हैं, क्षैतिज कॉलम। क्षैतिज कॉलमों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो टोटल आवर्तों की संख्या इसमें कितनी है, 7 है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, 6 थी। तो सबसे पहला चीज कि वर्गों की संख्या, आधुनिक में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या कितनी है, 17। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे, बाएं से दाएं की ओर, जैसे हाइड्रोजन से अगर यहाँ पे क्या है, हीलियम है, हाइड्रोजन से हीलियम की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएंगे फिर से लिथियम, तो लिथियम का 3, लिथियम के बाद बेरिलियम। तो इस प्रकार से इनकी परमाणु संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अगला चीज कि जैसे देखिए 2 तत्व ऐसे हैं, यानी 1 2 और 13 से लेके 18 तक, इन सबको क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। और यहाँ पे जो 10 वर्ग यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 3 से 12 तक, ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। ये क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। और यहाँ पे देखिए नीचे में जो आपका 2 लिख दिया हुआ है, तो एक आपका है एक्टेनाइट और दूसरा आपका है लेंथेनाइट। एक्टेनाइट और लेंथेनाइट, एक्टेनाइट ऊपर वाला एक्टेनाइट, नीचे वाला आपका है लेंथेनाइट। तो ये तो रही आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या रही, आधुनिक आवर्त। देखिए
अगली जो बात इसकी आती है आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को रखा गया। देखिए आप पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको थोड़ा बहुत सिखाया जरूर गया होगा। जैसे पहले में क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है और सोडियम, पोटेशियम, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे रखा गया। जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो इसमें देखिए क्या था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का कितना होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है 19 के बाद इसका 37, इसका 55 और इसका कितना होता है 87। तो इसमें देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कैसे रखा गया। जैसे अगर H का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो H के संख्या में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1s1 हो जाएगा। लिथियम का करें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s1 हो जाएगा। सोडियम का करें 11 है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। और पोटेशियम का करें तो 1s2 2 4 6 4 10 और 11 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 6 2 8 6 14 14 15 16 17 18 19 तो लास्ट में कितना है 4s1 आ रहा है। अगर इसका करें हम इतने में ही देखिए, इसमें अंतिम कोश में 1s1 2s1 3s1 4s1 यानी कि इसके वाहतम कोश में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके वर्ग 1 में देखा जाएगा तो प्रत्येक तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें कोषों की संख्या कितनी थी 1 थी। इसमें कोषों की संख्या कितनी है 1s 2s यानी 2 हो गई, इसमें 3s यानी 3 हो गई, इसमें 4s यानी 4 हो गई। आगे जाएंगे तो इसमें कोषों की संख्या 5 हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगी और इसमें कोषों की संख्या 7 हो जाएगी। यानी नीचे ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते हैं, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं कोषों की संख्या में क्या होती है वृद्धि होती है, कक्षाएं क्या होती हैं बढ़ती जाती है। इसमें प्रत्येक तत्वों को उनके परमाणु उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। इसका मतलब देखिए क्या है कि जैसे कि इसे बताते हैं आपको, जैसे कि देखिए कोषों की संख्या किससे दर्शाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ये 1s1 1s2 1s3 है, 1 2 3 4 इसमें जो आ रहा है वह क्या है कोषों की संख्या है। देखिए जैसे कोषों की संख्या 2n स्क्वायर के रूप में देखा जाता है, जहां पे n का मतलब 1 2 3 4 होता है। जैसे प्रथम कोष के लिए अगर देखा जाए यानी n का मान अगर 1 होगा तो 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 के पावर 2 इंटू 1 के पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2। अगर n की जगह पे 2 रख लें तो 2 इंटू 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। n की जगह पे 3 रख लेंगे तो 2 इंटू 3 त्रिका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 तो 2 इंटू 9 बराबर 9 18। अगर इसका मान हम कितना रख लें 3 रख लें 4 रख लें तो 2 इंटू 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का वर्ग 4 चौका 16 गुना 32। अब देखिए इसका मतलब यह है कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, दूसरे कोष में 8 फिर 18 फिर 32। इस प्रकार से 2 8 18 32 इस प्रकार से कोषों की संख्या है। अब देखिए जैसे पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो इस पहले आवर्त को देखिए, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है तो हाइड्रोजन का कितना है हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का कितना है 2 है। हीलियम का कितना है 2 है। तो यानी पहले कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम
पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम रखा गया है। पहले आवर्त में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2। अब 2 से अगर हम लिथियम को पहले कोष में रख देते, पहले आवर्त में अगर लिथियम को रख देते तो लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। अब देखिए अगर इसमें दूसरे आवर्त में जो जितने भी तत्वों को रखा गया है, दूसरे आवर्त में जितने भी तत्वों को रखा गया है, सभी के कोषों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो इसमें दूसरे आवर्त में सभी में कोषों की संख्या कितनी होगी? 2। यानी कि सभी दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं, सभी में कोषों की संख्या कितनी है? 2 है। और 2 का मतलब क्या हुआ? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में कितना? 8। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, कुल मिलाकर होते हैं 10। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 10। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉनों तक इस कोष में दूसरे आवर्त में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरे आवर्त में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो दूसरे आवर्त में यहां पे देखिए कितने परमाणु क्रमांक वालों को रखा गया? 10 तक ही रखा गया। तीसरे कोष में अगर 3 कोष हो जाए तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, यानी इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल तीसरे कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 18 ये और 10 इन दोनों का मिलाकर के 28। तो यानी कि जो तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं, तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 28 है। इसलिए यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे जो भी तत्व रखा गया है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। आगे जाकर के 32 हो जाएगा, तो 32 प्लस 28 जितने भी होंगे इसमें रखा जाएगा। इसी प्रकार से कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पूरी तरह से आधारित है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही आधार पर जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को इस आवर्त सारणी में सजाया गया है। तो ये रहा आपके आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इनके बारे में हमने जो भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, उन टॉपिक्स को मैं यहां पे लिखता हूं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें वर्ग कहते हैं और 7 क्षैतिज कॉलम है जिन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किसी कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² द्वारा प्रदर्शित होती है, जहां n बराबर क्या है? कोषों की संख्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए समूह 1 2 13 14 15 16 17 और 18 को सामान्य तत्व कहते हैं तथा 3 से 12 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए, तो ये देखिए आपका रहा आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ बातें। इसमें देखिए पूरी तरह से सभी तत्वों को, यानी टोटल 118 तत्वों को अच्छी तरह से भली भांति व्यवस्थित करके इस टेबल को बना दिया गया और यह टेबल पूरी तरह से सक्सेस है और आज तक हम इसी आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से हम आधुनिक आवर्त सारणी को समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को समझते हैं, फिर से हम इस पार्ट को द एंड करेंगे, खत्म करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझने का मतलब यह हुआ कि कोई भी तत्व, जैसे कि अगर हम किसको ले लें, किसी भी तत्व को ले लें, जैसे कि हम ले लें पोटेशियम को। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s, कितना हुआ? 6 4 10, 3s2 3p6 4s
1। देखिए कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18 और 1 19। यानी K का जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है। इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कोश 4s1 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पोटेशियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई भी तत्व कब कब अस्थायी होता है? जब उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो कोई भी जो तत्व होता है वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए निरंतर कोशिश, निरंतर प्रयास करता रहता है। अन्य तत्वों के साथ इसी के लिए क्या करता है? क्रिया करता है, कि ताकि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखिए पोटेशियम की जो अंतिम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो यह क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन और लाए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके अंतिम कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस कक्षे को ही पूरा त्याग देगा, 4s को पूरा त्याग देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी इसको पूरा त्याग देगा 4s1 को, तो इसके अंतिम कोश यानी 3 यहां भी है तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे तो यह पूरी तरह से क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा? दान करना होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन यह नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यह 7 इलेक्ट्रॉनों को और संभाल करके रख सके। भाई देखिए होता क्या है कि जैसे पोटेशियम है तो इसकी चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? भ्रमण करता है, घूमता है, और बीच में क्या होता है? परमाणु नाभिक, जहां पे इसका क्या होता है? प्रोटॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और दुनिया में यह देखा गया है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। तो यही आकर्षण यानी प्रोटॉन पे प्लस जो है, आकर्षण का मतलब एक विशेष प्रकार का प्रेम, खिंचाव रहता है। जैसे ये होता है कि जैसे आपका कोई दोस्त है तो आपका और उसका प्रेम ऐसा बना हुआ है कि उस प्रेम को छोड़ करके वह नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन घूम तो जरूर रहा है, लेकिन प्रोटॉन के प्रेम में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि यह अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। तो अब देखिए क्या होगा, क्या कि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो टोटल कितने इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 19 है। तो K में प्रोटॉन कितने हैं? 19 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब तो विशेष इस पे कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर यह 7 इलेक्ट्रॉनों को और लेके आ जाता है तो 19 प्लस 7 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28, और 19 प्रोटॉनों के पास इतनी पावर नहीं है कि वह 28 इलेक्ट्रॉनों वाली कक्षाओं को संभाल सके, 28 इलेक्ट्रॉनों को अपने प्रेम में पकड़ करके रख सके, इतनी ताकत नहीं है। तो यह 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो हो जाएगी 19, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। इस प्रकार से होता है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? संयोजकता की। तो संयोजकता क्या होती है? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाती है? संयोजकता। यानी कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो यह देखिए ये कक्षा तो पूरी तरह से भरी हुई है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो इसको तो छुएगा नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो छुएगा नहीं। पहले कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यानी इसका ये कक्षा और यह कक्षा अस्थाई है। इसमें कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता। छेड़छाड़ किसमें होगा? बस अंतिम कक्षा में। अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा नहीं है, 8 इसका पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, तो इसमें क्या या तो 8 पूरा करने के लिए भर ले या तो 8 पूरा करने के लिए त्याग दे। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी कि जो पोटेशियम है कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है? केवल 1 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। यानी कि मोटा मोटी आप नॉर्मल भाषा में ये समझ लीजिए, किसी भी
परमाणु, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व अपनी उसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। देखिए इसमें आपका क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस प्रकार से आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो पहले कक्षे में इसकी संयोजकता 1 होगी, दूसरे की संयोजकता 2 होगी, क्योंकि इन दूसरे कॉलम में जितने भी तत्व उपस्थित होंगे उनकी सारे में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। और इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, घटेगा, 8 में से आपका कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो फिर से कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 3 हो जाएगा। 8 में से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2, 8 में से 7 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में, जैसे इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो यह 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता, क्योंकि p और इसके प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के मध्य इतना ज्यादा प्यार है कि यह 1-2 इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ सकता है जबरदस्ती करने पे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। इसके प्यार मोहब्बत में 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इसकी 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास 4 हैं, तो या तो ये लेगा या तो देगा। यह क्या है, 3 देगा या 2 देगा और यह 1 देगा। तो इसकी संयोजकताएं इस प्रकार से क्षैतिज जाने पर, यानी कि जब कभी भी आप श्रेणी में बाएं से दाएं तक चलेंगे तो पहले संयोजकता 1, 2, 3, 4 तक बढ़ेगी, फिर 3, 2, 1 तक घटेगी। यानी कि संयोजकता जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे संयोजकता पहले क्या होगी, 4 तक बढ़ेगी, फिर से घट करके कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका संयोजक। अगला है परमाणु आकार। अब देखिए जैसे आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना के रबड़ी से फुट निकला, तो यहां से देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब जब इस प्रकार से आप जाएंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 19 और इसका कितना होता है, 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब इसका मतलब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक कक्षा है, H में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही कक्षा होगी। इसमें कितनी कक्षा होगी, 1s1। लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो पहले कोष में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और लिथियम का है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। सोडियम का देखा जाए तो Na कितना होता है, 11। पहले कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 10 हुआ, इसका 11 है, तो इसमें 3 कक्षक होंगे, लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर पोटेशियम का देखें, पोटेशियम का इसका 19 होता है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 और 2 10 हुआ। तीसरे कक्षा में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, तो 8, 8, 16 और 2 कितना हुआ, 18। और चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है किसको, परमाणु आकार पे। किसको पढ़ना है, परमाणु आकार को। तो जिस तत्व का परमाणु आकार क्या होती है, कि जिस तत्व का परमाणु त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगी, वह आकार में उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमने क्या बोला, परमाणु त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगी उतना ही परमाणु का आकार, जितना त्रिज्या ज्यादा होगी उतना ही परमाणु आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। परमाणु त्रिज्या अगर ज्यादा है तो आकार ज्यादा है, परमाणु त्रिज्या कम है तो आकार कम है। अब परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जैसे देखिए हाइड्रोजन से इसके अंतिम कोष की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। लिथियम परमाणु नाभिक से अंतिम कोष की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु नाभिक से अंतिम कोष की दूरी क्या कहलाती है,
परमाणु त्रिज्या। परमाणु नाभिक से अंतिम कोश की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसमें कक्षाओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु कक्षाएं बढ़ रही हैं और कक्षाएं जब बढ़ेंगी तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिस तत्व का परमाणु त्रिज्या जितना ही ज्यादा बड़ी होगी परमाणु आकार उतना ही अधिक होगा। और परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु नाभिक से उसके अंतिम कक्ष की दूरी, अंतिम कोश की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। भाई अंतिम कोश किसका? ये है, इसका अंतिम कोश ये है, अंतिम कोश ये है, अंतिम कोश ये है। नाभिक बीच में होता है तो बीच से अंतिम कक्ष की दूरी, बीच से अंतिम कोश की दूरी, बीच से अंतिम कोश की दूरी, बीच से अंतिम कोश की दूरी। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं परमाणु कोश में क्या होती है? वृद्धि। जैसे पोटेशियम है, अगर रुबिडियम में हम चले जाएं तो इसमें कितनी कक्षाएं थी? 1 2 3 4। अब इसमें 5 कक्षाएं हो जाएंगी, 3 4 और 5। अगर हम फ्रेंसियम की बात करें तो इसमें 6 कक्षाएं हो जाएंगी, 3 4 5 6। इस प्रकार से 6 कक्षाएं हो जाएंगी और जितना ही ज्यादा कक्षाएं होंगी उतना ही परमाणु त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी। और जितना ही परमाणु त्रिज्या अधिक होगी परमाणु आकार उतना ही अधिक होगा। तो कोई एक लाइन में नोट पॉइंट में आप डाल करके अपने नोट्स पॉइंट में लिखिएगा कि क्या लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या है? क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर साफ साफ नोट्स पॉइंट में लिखिएगा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है जिसके कारण परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो ये रहा आपका परमाणु धात्विक एवं अधात्विक गुण। अब आइए देखते हैं कि धात्विक और अधात्विक गुण क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी कितनी करनी होती है? 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो अगर त्याग करेगा तब क्या होगा? अगर ग्रहण करेगा तब क्या होगा? जैसे किसी भी परमाणु में जैसे अगर हम बात करें किसका? सोडियम का, तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 और 1 होगा। अंतिम कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का यह क्या करेगा? त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और हमने आपको बताया अभी कि जैसे अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम में P+ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग कर देगा, अपने अंदर से हटा देगा, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब 1 घटाने पर इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या में तो परिवर्तन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो प्रोटॉन इसके पास 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10। जिसमें से प्रोटॉन यानी प्लस की संख्या अधिक है, इस पे प्लस की संख्या क्या है? अधिक है। तो कभी भी आप Na को N+ के रूप में देखते होंगे, यानी कि N के ऊपर 1+ चार्ज आपको दिखाई देता होगा। यानी Na को, सोडियम को जब कभी भी हम लिखते हैं तो Na+ करके इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि Na के पास 1+ क्या है? अधिक है। भाई 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। माइनस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो -10 है,
प्लस कितना है 11 है। तो प्लस क्या है माइनस से 1 अधिक है, यानी कि जब कभी भी हम प्लस का 11 माइनस का 10 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके 10 प्रोटॉन को निष्क्रिय कर देंगे, लेकिन एक प्लस 1 प्रोटॉन इसका बचा रहेगा, इसलिए इस पे Na प्लस चार्ज आता है। अगर क्लोरीन को हम देख लें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1 8 8 8 8 16 और यहाँ 2 रहता है, फर्स्ट कोष में 2 2 8 और 7 हो जाएगा। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, बनाना कितना है 8। तो यह क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा। तो क्लोरीन में P+ यानी प्रोटॉनों की संख्या है 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 17। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी इलेक्ट्रॉन इसका 1 क्या होगा बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 18। तो प्लस की संख्या 17 है, माइनस की संख्या 18 है, तो ज्यादा कौन है माइनस। कितना ज्यादा है 1 माइनस है। तो कभी भी आप Cl के साथ में माइनस को लिखा हुआ देखते होंगे, तो Cl माइनस इसको पढ़ा जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसमें प्लस का मतलब इसमें प्रोटॉन की अधिकता है। अब हम समझाना चाहते हैं आपको क्या धात्विक एवं अधात्विक गुण। तो देखिए धातु 2 चीजें होती हैं, धातु और अधातु। तो देखिए क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धन बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धन बनता है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है त्याग होता है तो क्या बनता है प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या आता है माइनस चार्ज आता है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन, जब त्यागेंगे तो क्या बनेगा धन बनेगा, धनायन बनेगा। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो क्या बनाएगा धनायन बनाएगा, और वह क्या कहलाएगा धातु कहलाएगा। तो Na सोडियम क्या है एक धातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और दान करके क्या बना रहा है प्लस बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाते हैं धनायन बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन जो बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके माइनस चार्ज ला रहा है, तो इसलिए क्या है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं वे क्या कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, नीचे से ऊपर जाने में कोई मतलब है नहीं, भाई नीचे से ऊपर आएंगे तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अंतिम कोष में 1 1 1 1 1, ये भी 1 का त्याग करेगा, ये भी 1 प्लस बनाएगा, ये भी Na प्लस बनाएगा, ये भी पोटेशियम प्लस बनाएगा, ये भी रुबिडियम प्लस बनाएगा। यानी कि नीचे से ऊपर जाने में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। बाएं से दाएं जैसे ही हम जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम तक कितना त्याग सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो यानी कि जब कभी हम बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, धात्विक गुण घटता, धात्विक गुण क्या होता है घटता है, और अधात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे, भाई आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जब जाएंगे आप तो धातु क्या होगा धीरे धीरे धातु बनना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी बंद हो जाएगी, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति आने लगेगी। तो त्यागने की प्रवृत्ति जब रहेगी तब तक क्या कहलाएगा धात्विक गुण, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आ जाएगी तब क्या कहलाएगा अधात्विक गुण। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है कम होता है, घटता है, और अधात्विक गुण क्या होता है बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं धातु अधातु और धात्विक अधात्विक गुण आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखिए आयनन विभव क्या होता है। इसके वाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वाह्यतम कोश में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है।
तो वाह्यतम कोष के एक एक इलेक्ट्रॉनों का ये सब क्या करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग करके H+ बनाता है, त्याग करके Li+ बनाता है, लिथियम प्लस बनाता है, त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है, त्याग करके पोटेशियम प्लस बनाता है, रुबिडियम प्लस बनाता है, सीजियम प्लस बनाता है और फ्रांसियम प्लस बनाता है। ठीक है, त्याग करके प्लस बनाते हैं। अब आपने सोचा है कि क्या ये जितने भी तत्व हैं क्या आसानी से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करते हैं? इनको ऊर्जा दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है? ऊर्जा दिया जाता है, हीट दिया जाता है। और जब इन्हें ऊर्जा दिया जाता है, बाहर से हम वाह्यतम ऊर्जा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो किसी विलगित परमाणु में, विलगित परमाणु का मतलब जिसे संसार से कोई लेना देना नहीं है, जैसे लिथियम अगर है तो लिथियम को संसार से कोई लेना देना नहीं है, यह अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो कोई एक ऐसा स्वतंत्र परमाणु है जिससे आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके वाह्यतम कोष से, किसी भी परमाणु के वाह्यतम कोष से, वाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने परिभाषा क्या बताया कि किसी भी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन, किसी भी विलगित परमाणु के वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा एक ही चीज है। तो किसी भी तत्व के वाह्यतम कोष से, अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो कोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। और कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। और जिस बल से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है उसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। इसको इंग्लिश में जेफ कहते हैं, थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है हमें। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु कक्षकों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। परमाणु कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे परमाणु कक्षा की बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि जो प्रोटॉन इस पर बल लगा रहा है उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसको बेहतरीन ढंग से आपको 11वीं में पढ़ाया जाएगा। अभी आप समझे रहेंगे तो 11वीं में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये जिस बल से पकड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो प्रोटॉन का इस पर जो अधिकार है, इस पर जो बल लगा रहा है, वह बल दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और जैसे कमजोर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। भाई, इसका इलेक्ट्रॉन एकदम पास में है तो प्रोटॉन एकदम कस के पकड़ के रखा है। इसका थोड़ा सा दूर है तो इसकी अपेक्षा कम ताकत लग रहा है। इसका थोड़ा सा और दूर है तो इसकी अपेक्षा और कम ताकत लग रहा है। इसमें और कम, इसमें और कम। यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या रुबिडियम में से, तो आप बताएंगे रुबिडियम में से, क्योंकि रुबिडियम का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो नाभिक द्वारा इसका इस आवेश पर प्रभाव है, इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव है, वह दूरी अधिक होने के कारण क्या है? कम है। दूरी अधिक होने के कारण क्या है? कम है। तो यह इसको कम शक्ति से पकड़ा हुआ है। भाई, अगर हम किसी पे कम ताकत लगा के पकड़े हैं तो वह आसानी से छुड़ा लेगा, लेकिन किसी को अगर जबरदस्त पकड़े तो उसका छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से नीचे से ऊपर आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने के कारण आयनन विभव के मान में क्या होती है? कमी होती है। आयनन विभव क्या है? वह ऊर्जा की मात्रा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में
खर्च होती है। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही क्या कहलाती है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो इसमें इसको त्यागने में कम ऊर्जा लगेगी, इसको त्यागने में अधिक ऊर्जा लगेगी, अधिक से कम यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। अब अगला आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, जैसे Cl जो क्लोरीन हमने लिया था, वह क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, जिसके कारण Cl पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें से कुछ ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा उसमें क्या होती है, संग्रहित होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने में जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें कुछ ऊर्जा उसकी क्या होती है, व्यय होती है, कुछ ऊर्जा उसकी निकलती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा कुछ क्या होती है, क्षय होती है, उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अधात्विक गुण बढ़ता है ना, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, और अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन आगे जाने पर और सारणी बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा ग्रहण होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, व्यय होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो और ज्यादा व्यय होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो और ज्यादा व्यय होगी। भाई आगे जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, और जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा उससे क्या होगी, व्यय होगी, और वही ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह क्या होती है, बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है। अब आपका अगला है विद्युत ऋणात्मकता। अब आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, देखिए विद्युत और ऋणात्मकता में थोड़ा सा अंतर है कि यह केवल तत्वों के लिए होता है, और यह देखिए जैसे यौगिक NaCl, 2 तत्व मिलकर के Na+Cl- 2 मिलकर के क्या बना लिए, NaCl- बना लिए। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। जैसे देखिए क्या है, Na के पास कितना क्या था, प्लस था, Cl के पास माइनस था। दोनों ने क्या किया, प्लस और माइनस ने मिल करके, प्लस ने माइनस को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया, प्लस ने माइनस को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षण बल से उसको क्या किया, खींचा, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, NaCl। तो किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर आपका द एंड होता है। इसका जो अभ्यास प्रश्न बच गया है उसको अगले आने वाले वीडियो में हम करा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।